साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनके संबंध में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह जो भी हम लोग चर्चा करेंगे यह प्री और मेंस दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमा समायोजन कर के संबंध में, अर्थात जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, और शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, इसको बैट कह सकते हैं। तो यह जो टॉपिक है सीमा समायोजन कर, यह यदि आप देखें जो मेंस का पेपर होता है, मेंस का जीएस का थर्ड पेपर, उसके अंतर्गत जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत यह सेक्शन आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि नीति आयोग के एक सदस्य द्वारा घरेलू उद्योगों को एक समान व्यापार स्तर प्रदान करने के लिए आयात अर्थात इंपोर्ट पर सीमा समायोजन कर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाने का समर्थन किया गया है, जिससे कि जो आयातित वस्तु है और जो घरेलू स्तर पर जिनका प्रोडक्शन होता है दोनों को एक समान स्तर पर लाया जा सके। यह सुझाव जो है यूएसए और चाइना अर्थात अमेरिका और चीन के मध्य चल रहे व्यापार तनाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, और इस व्यापार तनाव की कोविड-19 महामारी के बाद भी जारी रहने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मतलब कि यह जो इनके मध्य जो तनाव चल रहा है यह काफ़ी लंबा चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं सीमा समायोजन कर के संबंध में। तो यह जो सीमा समायोजन कर है यह एक ऐसा टैक्स है या कर है जो बाहर से आयातित सामान पर, मतलब जो हम लोग बाहर से वस्तुएं आयात करते हैं दूसरे देशों से, तो बाहर से आयातित सामान पर बंदरगाह पर लेवी शुल्क के अलावा लगाया जाता है। मतलब जो बंदरगाहों पर जो प्रोडक्ट हम लोग बाहर से मंगाते हैं उस पर जो चार्जेस लगते हैं उन चार्जेस के अलावा यह एक अलग से कर लगाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीमा समायोजन कर। और यह एक प्रकार से राजकोषीय उपाय है। क्या है? यह एक प्रकार से राजकोषीय उपाय है जिसे कर के गंतव्य सिद्धांत अर्थात डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह कर के गंतव्य सिद्धांत या डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या है? तो कर के गंतव्य सिद्धांत के अनुसार सरकारी कर उत्पादों को अंतिम उपभोक्ता के लिए उनके उत्पादन या उत्पत्ति के स्थान के बजाय उनकी बिक्री के स्थान के आधार पर तैयार किया जाता है। मतलब साधारण शब्दों में कहें तो जो टैक्स लगाया जाता है वो आपका जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वहाँ के आधार पर नहीं, मतलब उत्पत्ति या उत्पादन के स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि वो जो अंतिम उपभोक्ता होता है जहाँ पर उसकी बिक्री की जाती है उसके आधार पर टैक्सेशन लगाया जाता है। मतलब यदि भारत में इसको बिक्री किया जाएगा तो भारत में इसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, मतलब इनको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं फिर से सीमा समायोजन कर के बारे में। तो इस प्रकार सीमा समायोजन कर के माध्यम से एक देश के व्यापार को एक निश्चित कर सीमा पर अर्थात एट द बॉर्डर समायोजित करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। क्या किया जाता है कि आयातित उत्पादों और घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पादों को उसी आधार पर और उसी दर पर बेचा जाता है। मतलब चाहे आप बाहर से सामान को इंपोर्ट करें या आपने अपने घरेलू स्तर पर ही कोई प्रोडक्शन हुआ है उसी वस्तु की, तो चाहे घरेलू स्तर पर उत्पादित हो या बाहर से आयातित वस्तुएं हैं, दोनों का क्या है सेम दर पर ही बेचा जाएगा। मतलब दोनों के लिए आधार क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, इसमें जो विदेशी उपभोक्ताओं को निर्यात किए गए उत्पादों पर कर से छूट दी जाती है। मतलब जो वस्तुएं बाहर निर्यात की जाएंगी उन पर ये जो कर लगता है सीमा समायोजन कर, इससे छूट दी जाती है। तो सामान्यतः यह जो सीमा समायोजन कर है यह अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पादों, क्षेत्राधिकार मतलब कि जैसे भारत की बात करें तो भारत के अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति करने वाली विदेशी और घरेलू कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा के समान इक्वल कंडीशन ऑफ कंपटीशन को बढ़ावा देता है। मतलब कि दोनों को एक स्तर पर लाता है जिससे कि प्रतिस्पर्धा क्या हो, बराबरी के स्तर पर हो सके। तथा विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों एवं मुख्य शर्तों के तहत कुछ विशेष प्रकार के आंतरिक करों के समायोजन की अनुमति है। जैसे कि ये आपका
सीमा समायोजन कर है, तो इस प्रकार के आंतरिक करों के समायोजन की अनुमति जो है WTO की जो शर्तें हैं उनमें दी गई हैं। परंतु ये जो शर्तें हैं, मतलब कुछ शर्तों के तहत ही इस प्रकार के टैक्सेशन की बात कही गई है। तो ये शर्तें क्या हैं? तो शर्तों में यह है कि घरेलू उत्पाद के समान ही आयात पर भी कर समान रूप से लागू होना चाहिए। मतलब जो घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन हो रहा है और जो आयातित वस्तु है, दोनों पर एक ही प्रकार का टैक्सेशन लागू होगा। दूसरा, कर उत्पाद पर लिया जाना चाहिए और यह जो है डायरेक्ट टैक्स के रूप में नहीं होगा, मतलब अप्रत्यक्ष कर के रूप में नहीं होगा, बल्कि यह प्रत्यक्ष कर के रूप में नहीं होगा, बल्कि यह अप्रत्यक्ष कर के रूप में लिया जाना चाहिए। तीसरी चीज़ कि अनुमत सीमा कर समायोजन को निर्यात पर सब्सिडी नहीं देना चाहिए। मतलब कि जो निर्यात होगा उस पर आपको किसी भी इस प्रकार के टैक्सेशन लगा रहे हैं, तो जो आप अपने घरेलू उत्पादों को निर्यात करेंगे उन पर किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं देंगे। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के ये जो सीमा समायोजन कर लाया गया है, इस प्रकार के कर की आवश्यकता क्यों रही है भारत में? तो भारतीय उद्योगों द्वारा हमेशा घरेलू सामानों पर बिजली शुल्क, मंडी कर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर और रॉयल्टी जैसे विभिन्न करों के बारे में शिकायतें की जाती रही हैं, जो घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर वसूल किए जाते हैं, क्योंकि ये कर उत्पाद में अंतर्निहित पहले से ही होते हैं। परंतु होता है कि कई प्रकार के आयातित जो सामान हैं, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं, वो अपने संबंधित देश में, मतलब जहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है, तो इस तरीके की लेवी के साथ उनको लोड नहीं किया जाता। मतलब वहाँ पर इस प्रकार के चार्जेस नहीं लगते जिस प्रकार के भारत में लगते हैं, कि आपके बिजली शुल्क, मंडी कर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर और रॉयल्टी जैसे इस प्रकार की जो लेवी या जो चार्जेज हैं वो आयातित वस्तुओं पर उनके देश में नहीं लगाए जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो आयातित वस्तुएं हैं, तो जो जिनसे हम आयात करते हैं उन की कंपनियों को क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है। भारतीय बाज़ार में ऐसे उत्पादों को मूल्य लाभ मिल जाता है और जो हमारे घरेलू प्रोडक्ट होते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था के संदर्भ में, या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो यह जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यदि आप देखें तो जीएस का जो प्रश्न पत्र नंबर 3 रहेगा, उसके अंतर्गत जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत विकास एवं अनुप्रयोग तथा रोज़मर्रा के जीवन पर प्रभाव वाला जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत यह आ जाएगा पदार्थ की पांचवी अवस्था। क्योंकि यह साइंस से संबंधित है तो यह प्रश्न पत्र 3 में चला जाएगा। अब यह चर्चा में क्यों है, यह कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो हुआ गया कि पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिक, मतलब पृथ्वी पर आकर के नासा के वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिल करके, मतलब धरती पर जो नासा के वैज्ञानिक हैं और अंतरिक्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वैज्ञानिक हैं, ये दोनों लोग मिल करके, एक साथ मिल करके बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे शॉर्ट में लोग BC के नाम से जानते हैं, और जो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इसके बारे में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर, मतलब अंतरिक्ष में जहाँ पर इस पर प्रयोग चल रहा है, तो जानने के लिए एक साथ ये मिल करके काम कर रहे हैं इन दोनों एजेंसियों के वैज्ञानिक। और इस पदार्थ को, ये जो आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इस पदार्थ को ब्रह्मांड के सबसे ठंडे स्थानों में से एक शीत परमाणविक प्रयोगशाला द कोल्ड एटम लैबोरेटरी में निर्मित किया गया है। और यह लैबोरेटरी है कहाँ पर? तो यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात ISS पर स्थित है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं पदार्थ की इस पांचवी अवस्था के बारे में, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चूँकि पदार्थ की 4 प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? ठोस तरल पदार्थ, गैस और प्लाज्मा। तो इन 3 से तो आप अपने व्यवहारिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में ही परिचित रहते हैं, ठोस, तरल पदार्थ, गैस में। और चौथी जो है एक प्लाज्मा है। अब पांचवी भी खोजी गई है। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, ये क्या है? ये मानव निर्मित है, जबकि ये जो 4 हैं ये आपकी प्राकृतिक अवस्था में रहती हैं। ठीक है, मतलब वो नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, जबकि जो पांचवी है वो मानव निर्मित है, मैन मेड है। तो इस मानव निर्मित जो पांचवी अवस्था, इसी का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या BEC है। और इसको यह जो नाम है क्यों दिया गया? तो इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अस्तित्व के बारे में लगभग 1 सदी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा बताया गया था। इसीलिए इन दोनों के नाम पर इसका नाम
जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया है। और पदार्थ की यह जो पांचवी अवस्था तब बनती है जब किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्य मतलब 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। अब इतने कम टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो तत्व होता है उसके सारे परमाणु मिल करके एक हो जाते हैं, यानी कि क्या बना लेते हैं, एक सुपर एटम बन जाता है। और इसे ही, ये जो सुपर एटम बनता है, इसे ही इस पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। और होता क्या है कि किसी भी पदार्थ में उसके जो परमाणु होते हैं तो वो अलग अलग गति करते हैं, लेकिन पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है इसमें एक ही बड़ा परमाणु होता है। मतलब इसमें अलग अलग परमाणु नहीं तो बल्कि सारे परमाणु एक साथ मिलकर के एक बड़ा परमाणु बना लेते हैं। और इसमें क्या होती है, तरंगे उठती हैं, वेव्स उठती हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसको बनाया कब गया था पहली बार। तो वर्ष 1995 में वैज्ञानिकों द्वारा सर्वप्रथम BEC अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को निर्मित किया गया था। कैसे निर्मित किया गया था, तो लेजर और चुंबक के समायोजन या संयोजन से वैज्ञानिकों ने रूबिडियम का एक प्रतिरूप जो है परम शून्य तक अर्थात 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ठंडा किया गया। और इस बेहद कम तापमान पर आणविक गति जो होती हैं वो मंद होकर रुकने के बहुत करीब आ जाती हैं। और इस अवस्था में क्या होता है कि एक परमाणु से दूसरे में स्थानांतरित होने वाली जो गतिज ऊर्जा है वो लगभग नहीं के बराबर होती है। मतलब जो परमाणु होते हैं ये क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, परंतु इस टेम्परेचर, इतने कम टेम्परेचर पे इनकी गति क्या होती है, एकदम से रुकने के करीब हो जाती है। तो जब उसमें गति ही नहीं होगी तो गतिज ऊर्जा ही नहीं होगी, तो इस वजह से गतिज ऊर्जा इसमें नहीं के बराबर होती है। तथा परमाणु जो होते हैं ये क्या करते हैं, परस्पर गुथने लगते हैं, एक साथ मिल करके इकट्ठा होने लगते हैं। और इस स्थिति में क्या होते हैं, हजारों अलग अलग परमाणु नहीं होते हैं, बल्कि वो एक साथ गुथ करके एक सुपर परमाणु बना लेते हैं। और यही क्या होता है सुपर परमाणु, यही आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसर अर्थात पांचवी अवस्था होती है। अब प्रश्न उठता है कि इसका जो अध्ययन किया जा रहा है BEC का, इसके अध्ययन का कारण क्या है। तो चूंकि इसका कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, तो विभिन्न क्षेत्रों में इसका किस प्रकार से इस्तेमाल होगा उसके संदर्भ में इसमें इसका अध्ययन किया जा रहा है। जैसे कि BEC का जो उपयोग है ये माइक्रोस्कोपिक स्तर पर क्वांटम यांत्रिकी के अध्ययन करने हेतु किया जाता है। होता क्या है कि लाइट जो है या प्रकाश के BEC अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से होकर गुजरने पर इसकी गति जो होती है वो धीमी प्रतीत होती है। मतलब जब इस पदार्थ की इस अवस्था से यदि प्रकाश को गुजारा जाए तो प्रकाश की जो गति होती है वो धीरे हो जाती है। तथा यह वैज्ञानिकों को कण तरंग विरोधाभास या पार्टिकल वेव पैराडॉक्स का अध्ययन करने को प्रेरित करती है, अर्थात उसमें यह उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा यह जो आपका BEC अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसमें सुपर फ्लूइड के कई गुण होते हैं। तथा यह जो एक तरल द्रव्य है सुपर फ्लूइड, इसमें क्या होता है, घर्षण नहीं होता है। और BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का उपयोग जो है ब्लैक होल की संभावित स्थितियों को प्रयोगशाला में बनाने अर्थात स्टिमुलेट करने के लिए भी किया जाता है। मतलब इस पदार्थ से जो ब्लैक होल जैसी क्या है कि प्रयोगशाला में कंडीशन को निर्मित किया जा सकता है, जिससे कि ब्लैक होल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। तथा अब प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष में ये जो अध्ययन किया जा रहा है, तो अंतरिक्ष में BEC को निर्मित करना आसान क्यों है, क्योंकि वहाँ पर इसको निर्मित किया जा रहा है। तो 1995 के बाद, 1995 से पहली बार इसको बनाया गया था प्रयोगशाला में, तो 1995 के बाद से पृथ्वी पर कई प्रकार के प्रयोगों द्वारा BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को निर्मित करने का प्रयास किया गया, परंतु ये प्रयोग क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाधित होते रहे हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण है इसमें एक प्रकार से अवरोध का कार्य करता रहा है। तो BEC को निर्मित करने हेतु अंतरिक्ष में लगभग जो क्या होता है कि अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण की अवस्था होती है। तो शून्य गुरुत्वाकर्षण की अवस्था में इन सारे पार्टिकल्स को बेहद छोटे ट्रैप में रखा गया, जहां इन सब की जो वेव अर्थात तरंग है एक दूसरे में मिल गई और ये एक वेव मैटर की तरह फंक्शन करने लगे, मतलब मिल करके एक रूप में काम करने लगे। और इसे क्या कहते हैं, क्वांटम डीजेनरेसी कहते हैं। और अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात ISS के वैज्ञानिक जो है परमाणुओं को एक साथ लाने में वहाँ पर कामयाब हुए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व बल काम नहीं करता, मतलब बहुत ही
कम होता है या वहाँ पर एक प्रकार से शून्य कह सकते हैं कि गुरुत्व बल क्या होता है, शून्य होता है, तो इस गुरुत्व बल ना होने की वजह से इन परमाणुओं को एक साथ लाने में कामयाब हुए। यदि पृथ्वी के वातावरण में देखते हैं तो पृथ्वी के वातावरण में बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंसर की अवस्था जो है कुछ मिली सेकेंड में ही खत्म हो जाती है, मतलब कुछ मिली सेकेंड तक ही ये अवस्था धरती पर हम लोग ला पाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यह जो है यह अवस्था 1 सेकंड से ज़्यादा देर तक बनी रहे, मतलब वहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ पर इन तीनों व्यक्तियों के बारे में नाम याद रख लीजिए या नाम एक बार पढ़ लीजिए। इरिक कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरेल और कार्ल वीमैन। अब ये तीनों लोग क्यों चर्चा, मतलब क्यों बताया गया इनका नाम, तो इन तीनों लोगों को 2001 में फिजिक्स के अंतर्गत नोबेल प्राइज़ मिला था। किस वजह से मिला था, तो इसी बोस आइंस्टीन कंडेंसर जो 5वीं अवस्था थी, इसकी खोज के संदर्भ में इन तीनों साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 2001 में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किलादी उत्खनन के संबंध में। तो किलादी उत्खनन की यदि बात करें तो चूंकि यह आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, तो यदि आप जीएस में देखें तो जीएस का जो प्रश्न पत्र नंबर 1 है, पहला प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत जो टॉपिक है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो ये जो शीर्षक से टॉपिक है उसके अंतर्गत यह आ जाएगा किलादी उत्खनन। अब यह कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह चर्चा में क्यों आया, तो किलादी में, जो किलादी एक स्थान है, किलादी में 6ठे चरण की खुदाई के दौरान एक बच्चे के कंकाल के अवशेष मिले हैं और यह जो कंकाल है 2 टेराकोटा कलशों के बीच दफन पाया गया। टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन जो कलश थे उसके बीच में दफन पाया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं किलादी उत्खनन के बारे में। यह जो खुदाई हुई है, तो किलादी जो है ये तमिलनाडु में मदुरै से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बंगई नदी के किनारे स्थित है। पहली चीज़, यह किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में है। और किस नदी किनारे है यह स्थल, तो बंगई नदी किनारे है। तथा किलादी में हुई खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि तमिलनाडु में संगम काल के दौरान बंगई नदी के किनारे एक नगरीय सभ्यता जो है यहाँ उपस्थित थी। तथा इसके अलावा खुदाई के दौरान प्राप्त हुए अवशेषों या पुरावशेषों से लौह युग कब से रहता है, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, तथा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य रहता है। तो इसके मध्य जो गायब कड़ी रहती है, मतलब इसके मध्य का जो टाइम पीरियड रहता है उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके मध्य गायब कड़ी को समझने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य इनसे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ खुदाई हुई है, जो जिस सभ्यता का पता चला है नगरी सभ्यता का, तो ये जो समाज यहाँ का रहा है वो साक्षर रहा है। कैसे, क्योंकि उत्खनन में तमिल ब्राह्मी लिपि के बारे में पता चला है तथा कच्चे तथा पक्के हुए बर्तनों पर तमिल ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अक्षरों के प्रमाण मिले हैं और इससे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साक्षरता के स्तर का संकेत मिलता है। इसके अलावा यह जो समाज था यह पशुपालन करने वाला कृषि समाज था, क्योंकि गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, नीलगाय, ब्लैक बक, जंगली सुअर और मोर के कंकालों के अवशेष यहाँ से ज्ञात होता है। इन कंकालों से ज्ञात होता है कि किलादी समाज में कृषि कार्यों हेतु पशुओं का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा यह जो किलादी समाज है, यह इनका जो जीवन स्तर था वो उच्च जीवन स्तर था। कैसे, चूँकि टूटी फूटी अवस्था में ऊंची दीवारें, अच्छी तरह बिछाया गया फर्श, छत पर लगी हुई टाइलें, लोहे की कीलों से जड़े खंभे तथा कड़ियाँ आदि जो है संगम काल में उच्च जीवन शैली के प्रमाण के रूप में ये प्रदर्शित हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ उत्खनन में जो प्राप्त वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो ईंट से निर्मित संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, टेराकोटा गोले, टाइल लगी हुई ध्वंस छतें, तांबे की वस्तुओं के टुकड़े, लोहे से निर्मित उपकरण, टेराकोटा निर्मित शतरंज के टुकड़े तथा कान के गहने, कताई का सामान, मूर्तियाँ, काले और लाल मृदभांड तथा खुरदुरे मृदभांडों के टुकड़ों के अतिरिक्त कांच के मनके तथा अर्ध कीमती पत्थर आदि वस्तुएं खनन के दौरान प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा उत्खनन में मृदभांडों पर तथा खुदाई स्थल पर तथा आसपास की गुफाओं, चट्टानों पर भित्ति चित्रों के चिन्ह भी मिले हैं, जो पत्थरों पर चित्र इत्यादि बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सत्यभामा पोर्टल के बारे में। तो सत्यभामा पोर्टल है क्या,
तो याद रखिएगा सत्यभामा पोर्टल जो है कोयला मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। तो सत्यभामा से आप क्या है गेस नहीं कर पाएंगे किस मंत्रालय का पोर्टल है, तो याद रखिएगा कोयला मंत्रालय के द्वारा इसको अभी शुरू किया गया है। सत्यभामा पोर्टल का जो पूरा नाम है यदि हिंदी में देखें तो यह है खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना। खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना, यह सत्यभामा का हिंदी में पूरा नाम है। और यदि इंग्लिश में देखें सत्यभामा का पूरा नाम क्या है, तो यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और इस पोर्टल को जो डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन विकास एवं कार्यान्वयन किसके द्वारा किया गया, तो माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया, इसका विकास किया गया और इसका कार्यान्वयन किया गया है। अब यह पोर्टल करेगा क्या, तो सत्यभामा पोर्टल जो है परियोजनाओं मतलब कोयला खदानों से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनकी निगरानी एवं फंडों या अनुदान के उपयोग के साथ साथ परियोजना प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति में इसको सक्षम बनाएगा। इसके अलावा शोधकर्ता जो हैं वो पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एवं अंतिम तकनीकी रिपोर्ट भी इसी पोर्टल पे प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत चीन गलवान घाटी गतिरोध के संबंध में। तो यह जो टॉपिक है यह आपके GS के जो प्रश्न पत्र नंबर 3 है उसके अंतर्गत जो टॉपिक है सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन उससे संबंधित है। तो यह प्रश्न पत्र नंबर 3 के अंतर्गत आ जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट यह है कि एक तरफ भारत और चीन सैन्य स्तरीय वार्ता और व्यवस्था नियंत्रण में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर दोनों पक्षों की सेना के सैनिकों के बीच हिंसक मुठभेड़ हो रही है। हाल ही में 15 जून के दिन चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात PLA और भारतीय सेना के मध्य आपस में मुठभेड़ हुई, जिसमें भारत के 20 जवान जो है वो शहीद हो गए। और यह घटना हुई कहाँ, तो यह घटना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित गिलवान घाटी में हुई है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब ये तनाव इतना हुआ इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो चूँकि भारत और चीन के बीच करीब 3440 किलोमीटर अर्थात 2100 मील से अधिक लंबी सीमा है, जिस पर कुछ स्थानों पर दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर अतिक्रमण करने का आरोप मतलब दोनों देश एक दूसरे पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते रहते हैं। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनमें सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और दूसरे नंबर पर किसका नंबर आता है, तो चाइना के साथ। तो सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, और दूसरे नंबर पर आपकी चाइना के साथ है। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, तो पिछले एक महीने से भारतीय और चीनी सेनाएं जो हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3 स्थानों, कौन कौन से, एक गलवान नदी घाटी, दूसरा हॉट स्प्रिंग एरिया, तीसरा है पेंगोंग झील, यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति में भिड़ी हुई मतलब आमने सामने हैं। तो अब ये जो गलवान नदी घाटी है इसका सामरिक महत्व क्या है, तो इस गलवान रिवर वैली के बारे में थोड़ा देखें। तो गलवान घाटी क्षेत्र लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत चीन सीमा के निकट है, और इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वो अक्साई चीन को भारत से विभाजित करती है, तथा अक्साई चीन जो है अक्साई चीन घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग क्षेत्र से लेकर के भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैली हुई है, और यही कारण है कि इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को गलवान घाटी क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अक्साई चीन जो है ये भारत चीन के मध्य विवादित क्षेत्र जिस पर भारत द्वारा दावा किया जाता है, और वर्तमान में यह क्षेत्र जो चीन द्वारा नियंत्रित है। अब ये जो गलवान नदी घाटी है इसको थोड़ा मैप में यदि देखें तो ये आपका मैप है। तो चूँकि यह जो टॉपिक है मैप के पोर्शन से भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हैं ये आपका अक्साई चीन वाला इलाका है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पर ये गलवान वैली है जहाँ पर क्या है ये क्लैश हुआ, ये मुठभेड़ हुई है। और यहीं पर बगल में देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो पूरा इलाका है ये आपका क्या है, ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पर सीमा लगती है वो क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहलाती है ये। और चाइना के साथ जो है वो उसको क्या कहते हैं, LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये अक्साई चीन है जो 1962 का जब युद्ध होता है उसमें चाइना के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था।
जो कि भारत के द्वारा इसको अपना हिस्सा बताया जाता है। और यहीं पर ये गलवान घाटी है, इसको याद रखिएगा, जहाँ पर ये क्लैश हुआ है। और ये पूरा इलाका क्या है, ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं, अब देखते हैं तनाव का कारण क्या है यहाँ पर। तो तनाव का रीजन की यदि बात करें तो हुआ क्या है कि भारत जो है लेह से काराकोरम जो पास या दर्रा है इसको जोड़ने वाला 255 किलोमीटर लंबा दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी DSDBO रोड का निर्माण कर रहा है। और यह जो सड़क है, यह श्योक, यहाँ पर एक श्योक नदी बहती है इसी बॉर्डर के बगल से होकर के, तो श्योक नदी के समानांतर है तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नज़दीक, काफ़ी नज़दीक और नज़दीक संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अभी तक हमारी जो है रोड के माध्यम से यहाँ पहुँच नहीं थी। अब क्या है कि हम अपने जो आर्मी से संबंधित जो साजो सामान है उसको हम लोग सड़क के माध्यम से यहाँ तक, जब यह सड़क पूरी हो जाएगी तो आराम से पहुँचा सकेंगे। तो चूँकि यह सामरिक दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोड है, तो इसलिए चीनी जो है इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत इस नदी घाटी का उपयोग करके, चूँकि यहाँ तक रोड बना लेगा भारत, तो भारत जो है इस नदी घाटी का उपयोग करके अक्साई चीन पठार पर चीन के जो अधिकार है उसको समाप्त कर सकता है। मतलब जो अक्साई चीन वाला इलाका है उस पर भारत पुनः कंट्रोल करने का प्रयास कर सकता है। तो ये पूरी बात थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं डेक्सामेथासोन। तो यह डेक्सामेथासोन है क्या? तो यह जो है डेक्सामेथासोन, यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। इसका उपयोग आमतौर पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको ठीक करने में किया जाता है। इसके अलावा यह गठिया, अस्थमा सहित अन्य स्थितियों में जो सूजन होती है उसको कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डेक्सामेथासोन जो है यह सूजन पैदा करने वाले तथा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं अर्थात जो आपके WBC होते हैं उसके कार्यों को प्रभावित करके जो प्रतिरक्षा प्रणाली उसको कमज़ोर करने वाले जो रसायन होते हैं, उन रसायनों के निर्माण को ये रोकने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का कार्य करता है। तो यह वर्तमान में चर्चा में क्यों आया? ये जो डेक्सामेथासोन है तो चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में इसलिए आया कि शोधकर्ताओं के अनुसार कोविड-19 मरीजों पर डेक्सामेथासोन दवा के उपयोग से गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर में 1/3 तक की कमी हुई। मतलब यह कोविड-19 के उपचार में काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोडू मनाल के संबंध में। तो कोडू मनाल क्या है? कोडू मनाल एक स्थान है। यह कोडू मनाल जो है तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित एक गांव है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और यह कावेरी की सहायक नदी नायल नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। याद रखिए किसके तट पर स्थित है? तो नायल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। और यह जो है कभी एक समृद्ध व्यापार शहर था जिसे कोडू मानम के नाम से जाना जाता था। और इसका जो विवरण है वो संगम साहित्य के पितृपथु में मिलता है। और इसके अलावा यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक व्यापार सह औद्योगिक केंद्र के रूप में ये विकसित था। और इसके अलावा यह जो स्थान है यह तमिलनाडु के राज्य पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है या वर्तमान चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए आया कि कोडू मनाल में चल रहे उत्खनन के दौरान यहाँ पर कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई। कौन कौन सी? तो यहाँ पर एक 3 कक्षीय समाधि के बाहर और वृत्ताकार टीले के अंदर 10 घड़े तथा कटोरे रखे हुए मिले हैं। इसके अलावा दफनाने की यह जो प्रणाली इस प्रकार की कि 3 कक्षीय समाधि के बाहर और वृत्ताकार टीके या टीले के अंदर 10 घड़े तथा कटोरे रखे हैं। तो इस प्रकार की जो दफनाने की प्रणाली है यह महापाषाण संस्कृति में प्रचलित रही है। तो महापाषाण संस्कृति इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेगालिथ कहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पाषाणों पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इस काल को मेगालिथ कहा गया है। और खुदाई से प्राप्त अन्य सामग्रियों की बात करें तो यहाँ पर जानवरों की खोपड़ी, संभवतः भेड़िए तथा कुत्ते की जो ये जानवर खोपड़ियाँ रही हैं ये इनकी रही हैं। इसके अलावा कीमती पत्थर तथा तांबा गलाने की इकाइयाँ और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।